हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आपका स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। जीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया है। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी पीडीएफ होता है, पेपर कटिंग होती है और क्लास का टाइम टेबल होता है, वो आप इस टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ डिस्कशन करके, चैट करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होती है उसको आप क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का और मेंस का और इसके माध्यम से आपको अपने प्रिपरेशन को समय समय पर इवेल्युएट करने का अवसर मिलता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसमें आपको एक निर्धारित समय में यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आपको एक अनलिमिटेड एक्सेस की प्राप्ति होती है, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और फिर अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी हिंदी माध्यम के लिए चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी कम्बाट की शुरुआत की गई है, आप इसमें इनरोल करा के अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेज जीत सकते हैं। पहला ये कम्बाट 6 दिसंबर को था जो बीत चुका है। दूसरा 20 दिसंबर को है, 11 AM इसकी टाइमिंग है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, केवल आपको इनरोल करना होगा और फिर इसके माध्यम से आपको अपनी तैयारी परखने का अवसर मिलेगा, कई सारे प्राइजेज जीतने का अवसर मिलेंगे। आप जरूर इसमें अपना इनरोल कराएं और अनअकैडमी कम्बाट में पार्टिसिपेट करें। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक है। प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त होगा। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 72,000 का है और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस कोर्स का वो 64,800 में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जीएस का लेना चाहते हैं तो जीएस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस 69,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तब 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्राप्त क्या होता है, तो डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही अब आप ऑप्शनल पेपर का अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 27,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है वो 24,750 में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन लें, ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन लें और फिर प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ें जिसमें मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपकी सफलता को सुनिश्चित करूंगा। तो आइए एक बार फिर से सभी का मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में स्वागत है और आज से हम लोग मुगल साम्राज्य शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत एक तरीके से हमने पूर्व मध्यकाल से शुरू किया था, जिसमें हमने अरब के आक्रमण से शुरू किया था और अरब के आक्रमण से शुरू करने के बाद आपको मैंने पूरे सल्तनत काल तक पढ़ाया। सल्तनत काल के बाद आपने प्रांतीय राज्य का अध्ययन किया,
प्रांतीय राज्यों के अध्ययन करने के बाद आपने दिल्ली सल्तनत का प्रशासन का अध्ययन किया। प्रशासन का अध्ययन करने के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला और स्थापत्य का अध्ययन किया। फिर आपने प्रांतीय स्थापत्य का अध्ययन किया। फिर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रशासन और स्थापत्य था वो सब आप अध्ययन कर चुके हैं। अब आपका एक भक्ति और सूफी आंदोलन बचता है, वो मैं आपको कराऊंगा जब मुगल साम्राज्य समाप्त कर लेंगे तब। तो आज से हम लोग मुगल साम्राज्य शुरू कर लेते हैं। और मुगल साम्राज्य जो ग्रेट मुगल 1526 से लेके 1707 तक है, इसको हम लोग करेंगे। और इसमें दो और शासक आएंगे या दो और वंश आएगा इस बीच में। एक हम लोग शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे और शेरशाह के वंशज के बारे में, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे मराठा यानी शिवाजी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बाबर से लेके औरंगजेब तक का इतिहास, और फिर शिवाजी और शेरशाह। देन आफ्टर हम लोग मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। और मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कर लेने के बाद हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। जब भक्ति सूफी समाप्त हो जाएगा तब हम आपको फिर मॉडर्न इंडिया में लेकर चलेंगे। तो आज सबसे पहले मुगल साम्राज्य में जिसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें एक है कि बाबर के भारत आगमन के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, ये जान लेना श्रेयस्कर होगा। तो बाबर के भारत आगमन और उसके विजय को हम आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरा, पश्चिम और मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति जिसने बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, ये दो आज चर्चा का मूल विषय रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम आपको बाबर के भारत अभियान के कारण, फिर भारत में जो उसके 4 युद्ध होते हैं वो, फिर बाबर के आगमन को भारत इतिहास में किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, इन सारे बिंदुओं पर हम आपके साथ डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो चर्चा का एस्पेक्ट रहेगा वही जैसे हम लोग सल्तनत में क्या था वैसे ही यहाँ भी करेंगे। हम लोग पीटी कम मीन्स करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पीटी के इतिहास केवल फैक्ट नहीं है और ना ही केवल राजवंशों का इतिहास है, बल्कि ये सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि के पतन या उत्थान या उसके विकास का इतिहास है। शासक विशेष की नीतियों के बारे में हम लोग जानते हैं, फिर कला और स्थापत्य को जानते हैं, तो हर एक चीज को जानते हैं। और जैसे हमने सल्तनत काल में आपको बताया था ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आज इस सेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाबर के भारत आगमन के समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी। इसमें हमें बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाएगी। उत्तर भारत के कहने का इन द सेंस है बाबर के आगमन के समय, इसमें हम थोड़ा सा पाकिस्तान के एरिया को भी इंक्लूड कर लेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। ये पाकिस्तान का एरिया हो जाएगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो बाबर के भारत आगमन के समय क्या था, जो जानकारी के दृष्टिकोण से 3 महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, वो बनता है दिल्ली सल्तनत की क्या स्थिति थी, ये हमें जानना है। दूसरा, पंजाब जहाँ से बाबर या पश्चिम क्षेत्र से आक्रांता आते थे, पंजाब की क्या स्थिति थी उसे हमें जानना है। और इस समय एक शक्तिशाली शासक उभर रहा था, मेवाड़ का राणा सांगा। तो मेवाड़ के शासक की क्या स्थिति थी और किस तरीके से परिस्थितियां बन रही थी, तो वो हमें ध्यान से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या है कि दिल्ली सल्तनत में इस समय क्या था कि लोदी वंश का शासन था। सभी को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में इस समय लोदी वंश का शासक था। और लोदी वंश में भी क्या था कि सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु लगभग 1517 ईस्वी में होती है। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी। और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद जो है इब्राहिम लोदी शासक बन चुका था। इब्राहिम लोदी यहाँ का शासक था। इब्राहिम लोदी की जो नीति थी इसके कारण क्या था, सबसे पहले आप जान लीजिए। इब्राहिम लोदी की नीति के कारण इसके स्वयं अफगान सरदार इससे असंतुष्ट थे। अफगान सरदार असंतुष्ट थे क्योंकि अफगान सरदारों के साथ इन्होंने बड़ी ही निरंकुशता का व्यवहार किया था। अफगान सरदार असंतुष्ट थे। हालांकि इब्राहिम लोदी के द्वारा एक केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित करने का फिर से प्रयास किया गया था, लेकिन इनमें इसको दो तरफ से परेशानियां आई या दो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहला यही, इनके जो अपने अफगान सरदार थे जिनकी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई थी, उन अफगान सरदारों की तरफ से इनको चुनौती मिल रही थी। और दूसरा जो इनको प्रमुख चुनौती दे रहा था वह था
मेवाड़ का जो शासक राणा सांगा था, मेवाड़ के शासक राणा सांगा से इनको चुनौती मिल रही थी, क्योंकि मेवाड़ का जो शासक था राणा सांगा, वह भी दिल्ली पर नजर लगाए हुए था। तो मेवाड़ के शासक और अन्य जो क्षेत्रीय शासक थे उससे भी इनको चुनौती मिल रही थी। इब्राहिम लोदी ने कोशिश तो किया था कि हम एक केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना करें, लेकिन उसको अपनी जो उसकी नीति थी, जो अफगान सरदारों की महत्वाकांक्षा थी और जो मेवाड़ शासक की तरफ से उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, उसके कारण इब्राहिम लोदी को इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली थी। दूसरा, पंजाब की क्या स्थिति थी? तो पंजाब कहने का अर्थ है कि इसमें सिंध नदी के पश्चिम से लेके ये एरिया हो जाएगा पंजाब। यहाँ पर जो था, दौलत खां लोधी यहाँ का सूबेदार था। दौलत खां, बेसिकली यहाँ पर जो था दौलत खां लोधी ही सूबेदार था। दौलत खां लोधी यहाँ का सूबेदार था। और दौलत खां लोधी जो पंजाब का सूबेदार था, तो यह इसका जो दौलत खां लोधी का जो था, एक तरीके से यह स्वतंत्र शासक सूबेदार होते हुए भी स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा था। स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा था, एक। और दूसरा क्या था कि यह पंजाब का तो स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर ही रहा था, साथ ही यह भीरा या भेरा जिसको कहते हैं, भीरा और सियालकोट को जीतकर, भीरा और पंजाब के पाकिस्तान में आज भी सियालकोट है, भीरा और सियालकोट को जीतकर पंजाब का शासक दौलत खां लोधी अपनी शक्ति विस्तार में लगा हुआ था, अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। और अपनी शक्ति बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य इसका यही था कि यह भी अवसर पाकर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। और तीसरा जो उत्तर भारत की राजनीति में सबसे बड़ा दिलचस्प भूमिका निभा रहे थे, वो थे मेवाड़ के शासक राणा सांगा। राणा सांगा इस समय तक क्या थे कि मालवा के शासक जो महमूद खिलजी थे उसको पराजित कर चुके थे। और मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित कर देने के कारण राणा सांगा के जो अपने राज्य की सीमा थी, ये दिल्ली सल्तनत की सीमा तक मिलने लगी थी। आगरा के आसपास पिलिया खीर एक नदी है, पिलिया खीर, पिलिया खीर के पास दिल्ली सल्तनत है और राणा सांगा यानी मेवाड़ के राज्य की सीमा मिलनी शुरू हो चुकी थी। तो मेवाड़ के शासक की बढ़ती हुई शक्ति इब्राहिम लोदी के लिए चुनौती, और इब्राहिम लोदी मेवाड़ के शासक को पराजित करे, इससे पहले भी एक बार घटौली के युद्ध में वो पराजित हो चुका था। और राणा सांगा की जो बढ़ती हुई शक्ति थी वो दिल्ली सल्तनत के लिए चुनौती बन रही थी। कुल मिला के आपको यह दिखाई देगा कि आपने यहाँ देखा कि इब्राहिम लोदी भी कोशिश कर रहा है कि एक केंद्रीकृत सल्तनत की स्थापना की जाए। उसमें उसको दो तरफ से विरोध मिल रहा है, स्थानीय राजपूत शासक से, दूसरा अपने अफगान सरदार से, और तीसरा यह भी कह सकते हैं कि पंजाब का सूबेदार जो दौलत खां लोधी है वो सूबेदार है, प्रांतपति है, परंतु स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा है। दूसरा, हमने आपको बताया कि पंजाब का शासक भी क्या स्वतंत्र शासक है, और अल्टीमेटली जो दौलत खां लोधी है वह भी क्या करता है, उसकी भी नजर दिल्ली पर रहती है। कुल राजनीतिक, इस समय के कुल राजनीतिक गतिविधि की मूल विशेषता यही थी कि दौलत खां लोधी का भी दिल्ली पर नजर था, और मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा थे इनका भी दिल्ली पर नजर था। ये भी अवसर की तलाश में थे कि कब हमें अवसर मिले और हम उस अवसर का लाभ लेकर दिल्ली पर कब्जा कर लें। यानी कुल मिलाकर उत्तर भारत में ये जो 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशक, यानी कि 1500 से लेके 1510 और 1510 से लेके 1520, ये जो 2-3 दशक का समय है 16वीं शताब्दी का उत्तर भारत में, पूरी राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र बिंदु में आपको ये ध्यान में रखना है कि दिल्ली पर अधिकार करने को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, और उसी की बिसात बिछाई जा रही है स्थानीय शासकों के द्वारा। और संभव है कि कुछ इतिहासकारों की यह मान्यता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए जो राणा सांगा थे, इसी को ध्यान में रखते कि उनका भी मानना था दिल्ली पर राणा सांगा का नजर था, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने इसी को ध्यान में रखते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, बाबर को आमंत्रित किया था। और शायद यह राणा का मानना था कि अन्य लुटेरों की तरह बाबर भी भारत में आएगा, लूटपाट करेगा, दिल्ली के जो शासक हैं इब्राहिम लोदी, इसकी स्थिति और कमजोर हो जाएगी, और उस कमजोरी का लाभ उठाकर हम दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। और दूसरा, शायद दौलत खां लोधी भी दिल्ली पर अपनी नजर रखे हुए था,
क्योंकि दौलत खां लोधी का जो बेटा था वह भी संभवतः गया था बाबर के यहाँ, बाबर के पास उसको दूत बना के भेजा गया था। अर्थात दौलत खां लोधी ने भी बाबर को आमंत्रित किया था कि वो भारत पर आक्रमण करे। इन दो शासकों से जब राणा सांगा और दौलत खां लोधी से बाबर को आमंत्रण मिलता है भारत पर आक्रमण करने का, तो इससे क्या होता है कि बाबर को यह स्पष्ट पता चल जाता है कि अभी भारत पर आक्रमण करने का उपयुक्त समय है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि दिल्ली सल्तनत तो एक कमजोर थी ही, और दिल्ली सल्तनत के प्रति स्थानीय शासकों में प्रतिशोध था, वो उसे विस्थापित करना चाहते थे, ये बाबर को पता चल गया। और दूसरा, स्थानीय शासक के कमजोरी के बारे में भी बाबर को पता चल गया था। उससे यह पता चल गया कि अभी यह स्पष्ट समय है दिल्ली पर आक्रमण करने का, यानी भारत पर, और स्थानीय शासक के कमजोरी का भी उसको पता चल चुका था। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर फिर से एक बार याद रखना है कि बाबर के आक्रमण के समय जो पहला की पॉइंट है, उत्तर भारत के राजनीतिक गतिविधि का जो मूल केंद्र बिंदु है वह है दिल्ली पर अधिकार करने को लेकर, दिल्ली पर कब्जा करने को लेकर। दूसरा, इसकी विशेषता क्या है कि उत्तर भारत में फिर से इस समय एक संघर्ष की युग दिखाई दे रही है, संघर्ष की युग दिखाई दे रही है। तीसरा, इस समय फिर से क्या दिखाई दे रहा है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एक कमजोर कड़ी है जहां से आक्रमण हो सकता है। पश्चिमोत्तर प्रांत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, स्थानीय शासक जो दौलत खां लोधी है सूबेदार, वह भी कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। और चौथा, यहाँ के शासकों की जो कमजोरी थी वह बाबर को पता चल जाता है, और इसी पृष्ठभूमि में यदि बाबर का आक्रमण होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जीत जो है वो सुनिश्चित होगी, क्योंकि स्थानीय शासकों में फूट है, और उस फूट का लाभ पहले के भी आक्रांता लेते आ रहे हैं, चाहे वो महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो, फिर उसके बाद तुर्क आक्रांता हो, फिर उसके बाद तैमूर हो, या कोई भी हो, इस फूट का लाभ उन्होंने लिया है। और जब भी उत्तर भारत में संघर्ष का युग रहा है, विकेंद्रीकृत स्थिति रही है, तो उत्तर भारत से प्रायः आक्रमण हुए हैं और उसी पृष्ठभूमि में उनको सफलता मिली है। तो बाबर के भारत आगमन और उसकी सफलता को आपको इसी पृष्ठभूमि में देखना है। अब जो दूसरा सेक्शन है इसमें वह क्या है कि पश्चिम और मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति जिसने बाबर को भारत आक्रमण के लिए प्रेरित किया था, तो वह क्या था आप उसको जान लीजिए। कॉन्सेप्चुअल एरिया है, तब हम आपको लिए चलेंगे। यानी कि हेडिंग हो जाएगा पश्चिम और मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति। मध्य एशिया, पश्चिम और मध्य एशिया की राजनीतिक दशा, और यहाँ के भारत की राजनीतिक दशा क्या है आपने उसको समझ लिया है। और अब पश्चिम और मध्य एशिया की राजनीतिक दशा क्या है आप इसको समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पश्चिम और मध्य एशिया कहने का अर्थ हुआ कि ये जो एरिया है ये हो जाएगा मध्य एशिया, और ये जो एरिया हो जाएगा ये पश्चिम एशिया है। तो पश्चिम और मध्य एशिया में क्या स्थिति हो रही है, तो सबसे पहला क्या था कि 14वीं शताब्दी में महान मंगोल साम्राज्य पतोन्मुख हो रहा था। 14वीं शताब्दी में महान मंगोल साम्राज्य पतनमुख हो चुका था, और महान मंगोल साम्राज्य जब एक समय था तो पश्चिम में लगभग कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में बिल्कुल ये चीन तक की सीमा, और फिर ये सभी पूरा एरिया मंगोल साम्राज्य के अधीन होता था। और मंगोल साम्राज्य जो था एक विस्तृत क्षेत्र में फैला और पतनमुख हो चुका था। महान मंगोल साम्राज्य पतनोन्मुख हो चुका था, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस पतनोन्मुख स्थिति के बावजूद भी क्या था कि तैमूर तैमूर ने क्या किया था कि तैमूर ने एक बार फिर से क्या किया था कि इस क्षेत्र को एकीकरण की ओर ले आया था। यानी कि तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा किया गया था कि मंगोल साम्राज्य के विघटन के बाद उस क्षेत्र में फिर से एक एकीकरण और केंद्रीकृत राजनीतिक स्थापना की गई थी, जिसमें ईरान का क्षेत्र भी शामिल था और पूरा ईरान इराक सबका क्षेत्र इसमें शामिल था। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पर 14वीं शताब्दी के बाद जब मंगोल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो 15वीं शताब्दी में फिर से यहाँ पर एक बार क्या होता है राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है। और 15वीं शताब्दी में क्या होता है कि
तैमूरी राजवंश का तेजी से पतन होने लगता है। राजवंश का तैमूरी राजवंश का तेजी से पतन। और तैमूरी राजवंश का जो तेजी से पतन होने लगता है, इसके पतन का मूल कारण था, जो आगे आप देखेंगे भारत में भी कुछ इस तरह की समस्या बनेगी कि उत्तराधिकारी और जितने भी दावेदार थे, उत्तराधिकारी और जितने भी दावेदार थे राज्य के, उन सभी दावेदारों के मध्य क्या होता था, राज्य बांट देने की परंपरा थी। दावेदारों के मध्य जो राज्य बांट देने की परंपरा थी, इसके कारण क्या हुआ था कि तैमूरी राजवंश तेजी से विघटित हो रहा था और छोटे छोटे पार्ट में वो बट रहा था। अब देखेंगे बाबर की मृत्यु के बाद क्या होता है कि बाबर के द्वारा जो राज्य बनाया जाता है भारत में, हुमायूं के द्वारा भी उसको अपने भाइयों में राज्य बांटा जाता है, जो तैमूरी परंपरा थी, अस्करी के बीच, हिंदाल के बीच, और वो हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती लेकर आता है। तो यहाँ पर तैमूरी राजवंश का 15वीं शताब्दी में पतनोन्मुख हो रहा है। वो भी क्यों हो रहा है, तो उत्तराधिकार और उसके राज्य के जो विभिन्न दावेदार थे, उनके बीच राज्यों के विभाजन की जो परंपरा थी, उसके कारण। इसी पर कड़ी में क्या होता है कि पश्चिम और मध्य एशिया में जब तैमूरी राजवंश का विघटन हो रहा था, तो पश्चिम और मध्य एशिया में नई शक्तियों का उदय होता है। पश्चिम और मध्य एशिया में क्या होता है, नई शक्तियों का उदय। तो पश्चिम और मध्य एशिया में जो नई शक्तियों का उदय होता है, वो कौन कौन शक्तियां थी और इनके आने से किस प्रकार की राजनीतिक दशाएं बदलती है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो पश्चिम और मध्य एशिया में जो नई शक्तियों का उदय होता है, वो शक्तियां कौन कौन थी, नई शक्तियों का उदय। क्योंकि मुझे स्पेस बनाना था, इसीलिए मैंने डिलीट कर दिया। आप अपने कॉपी में नीचे में कंटिन्यू रहेंगे। तो जो 3 नई शक्तियों का उदय होता है, इसमें एक है सफावी साम्राज्य। सफावी राजवंश कहेंगे या सफावी साम्राज्य कहेंगे, सफवी राजवंश। दूसरा जो उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं उज्बेक उज्बेक शासक या उज्बेक राजवंश कहेंगे, उज्बेक साम्राज्य। और तीसरा जो साम्राज्य उत्पन्न होता है इस समय, उसको हम लोग कहते हैं उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया शासक या उस्मानिया सल्तनत के नाम से यह जाना जाता है। ये 3 राजवंश यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो सफवी साम्राज्य है, इसका जो केंद्र बिंदु था वह ईरान में था। इसका केंद्र बिंदु कहाँ हो जाएगा, ईरान में। उज्बेक शासक का जो केंद्र बिंदु था वह हो जाएगा खुरासान, या जिसको हम ट्रांस ऑक्सियाना कहते हैं, वहां पे। और उस्मानिया सल्तनत का जो केंद्र हो जाएगा वो तुर्की हो जाएगा यहाँ पर। अब आप इसको इस डायग्राम पर देखेंगे तो ये हो जाएगा ईरान का एरिया, ये है यहाँ पर ईरान। और यहाँ पर ईरान है, तो यहाँ पर ईरान में एक नए शासक वंश का उदय हुआ था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सफावी साम्राज्य कहते हैं या सफावी शासक वंश कहते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं खुरासान, यानी कि ये जो कैस्पियन सागर और इसके आसपास का ये क्षेत्र है, ये एरिया कहलाता था खुरासान। तो यहाँ पर जो खुरासान का क्षेत्र है, ये एरिया हो जाएगा खुरासान। और खुरासान के क्षेत्र में एक नए राजवंश का उदय हुआ था, इसको हम लोग कहते हैं उज्बेक शासक। आप मध्य एशिया का शासक भी इनको कह सकते हैं, यहाँ पर उज्बेक शासक। और दूसरा जो तुर्की है, ये एरिया हो जाएगा तुर्की का। तो यहाँ पर ये तुर्की है, और तुर्की में जिस नए राजवंश का उदय हुआ था, उसको हम लोग ऑटोमन तुर्क कहते हैं, या इसी को उस्मानिया शासक या उस्मानिया सल्तनत कहा जाता है। तो इस तरीके से जो तैमूरी राजवंश का पतन हो रहा था, वहां पर 3 शक्तिशाली राजवंश उदय हो रहा था। उस्मानिया सल्तनत का, खुरासान में उज्बेक शक्ति का, ट्रांस भी कहेंगे इसको, और ईरान में सफवी साम्राज्य। ये जो सफवी शासक थे, धार्मिक दृष्टिकोण से सफवी शासक अपने को शिया मानते थे, ये शिया मतावलंबी थे। और शिया मतावलंबी होने के साथ साथ ये थे कि ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद के वंशज से जोड़ते थे। पैगंबर मोहम्मद के वंशज से अपने आप को जोड़ते थे, वंशज से संबंधित करते थे, यानी कि अपने आप को बड़े वंशज से मानते थे, पैगंबर मोहम्मद के वंशज से संबंधित। जो उज्बेक शासक थे, ये सुन्नी शासक थे, सुन्नी शासक थे।
और उज्बेक शासक सुन्नी तो थे, बल्कि इनमें मूल रूप से जो ये थे, इनमें तुर्की और मंगोल मिश्रित लोग से थे। तुर्की और मंगोल थे, सुन्नी थे, और थोड़े से ये लोग बर्बर प्रकृति के थे, बर्बर प्रकृति के थे। आज भी आप देखते हैं कि मध्य एशिया की राजनीति में शिया सुन्नी का रोल बड़ा ही प्ले होता है, और यहाँ भी सुन्नी एक राजवंश है, दूसरा शिया राजवंश है। और जो तुर्की का ऑटोमन तुर्क सुल्तान है, जिसको उस्मानिया सल्तनत कहते हैं, ये तीसरा शक्ति था। इसी पृष्ठभूमि में जब ये तीन राजवंश यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो इसी पृष्ठभूमि में बहुत ही अल्प आयु में, लगभग 14 वर्ष की आयु में क्या होता है कि बाबर फरगना का शासक बनता है। ठीक है, लगभग इसी पृष्ठभूमि में क्या होता है कि बाबर बिल्कुल ही अल्प आयु है, 14 वर्ष कुछ माह की स्थिति है। इसी बदलते समीकरण में क्या होता है कि वो, अब आप यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसी पृष्ठभूमि में क्या होता है कि लगभग 14 वर्ष की आयु में बाबर क्या होता है, फरगना का शासक बनता है। फरगना का, जो उसका पैतृक राज्य था, पिता का, फरगना का शासक बनता है। और फिर क्या होता है कि ट्रांसआक्सियाना का वो क्षेत्र होता है जहाँ पर फरगना का शासक बनता है। और फरगना का शासक बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फरगना का शासक बनने के समय भी यहाँ की विशेषता क्या थी कि अभी भी तैमूरी राजकुमार आपस में संघर्षरत हैं। शासक बनने के बावजूद भी क्या है कि तैमूरी राजकुमार संघर्षरत है। तैमूरी राजकुमार क्या है, संघर्ष है। और तैमूरी राजकुमार संघर्षरत है, तो तैमूरी राजवंश का भी क्षेत्र था इसी ट्रांसआक्सियाना के आसपास, जो अफगानिस्तान खुरासान का एरिया है वहां पे। तो तैमूरी राजवंश संघर्ष है, और इसी संघर्ष की पृष्ठभूमि में उज्बेक शासक, जिसका क्षेत्र आप देख रहे हैं, उज्बेक शासक अपने शक्ति का विस्तार कर रहे थे। उज्बेक शासक अपने शक्ति का विस्तार कर रहे थे, ये याद रखेंगे, उज्बेक शासक अपने शक्ति का विस्तार कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में क्या होता है कि जब बाबर अपने चाचा से क्या करता है कि कई बार वो, इसी पृष्ठभूमि में बाबर जब शासक बनता है फरगना का, और उसका चाचा समरकंद का शासक होता है, तो बाबर क्या होता है कि इसी राजनीतिक परिस्थिति में अपने चाचा से समरकंद प्राप्त करने का प्रयास करता है, समरकंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसमें उसको क्या होता है कि 2 बार सफलता भी मिलती है। 2 बार वह क्या करता है, समरकंद पर अधिकार भी कर लेता है, लेकिन दोनों ही बार क्या होता है, समरकंद पर कब्जा करने के बावजूद भी समरकंद बाबर के हाथ से निकल जाता है। बाबर के हाथ से निकल जाता है। दोनों ही बार क्या होता है कि अल्पकाल के लिए रहता है और बाबर के हाथ से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि दूसरी बार क्या होता है कि जो उज्बेक शासक का, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उज्बेक शासक है, क्योंकि दूसरी बार क्या होता है कि जो उज्बेक शासक है, जिसका नाम है, उज्बेक शासक जिसका नाम है शौबानी खां, उज्बेक शासक शौबानी खां के द्वारा क्या किया जाता है, बाबर को पराजित कर दिया जाता है। और शौबानी खां के द्वारा बाबर को पराजित कर देने के बाद यह समरकंद पर अधिकार कर लेता है। जब यह समरकंद पर उज्बेक शासक अधिकार कर लेता है, तो मजबूरन बाबर को क्या होता है, भारत की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है, और 1504 ईस्वी में वह काबुल पर अधिकार कर लेता है। तो यहाँ तक तो ये क्लियर है कि मध्य एशिया की जो बदलती हुई राजनीतिक दशा है, उसके कारण बाबर को क्या हो रहा है, भारत की ओर कदम बढ़ाना पड़ रहा है। क्योंकि तैमूरी राजकुमार क्या है, आपस में संघर्षरत हैं, शासक बनने के बावजूद ये संघर्षरत हैं। उज्बेक अपनी शक्ति के विस्तार में लगा है। बाबर समरकंद 2 बार प्राप्त करता है, दोनों बार उसके हाथ से निकलते हैं, और दूसरी बार उज्बेक शासक शौबानी खां उसको पराजित कर देता है। और जब वो पराजित करता है, तो अब आप देखो यहाँ पर क्या परिस्थिति बनती है। इधर से क्या है कि अब इस पृष्ठभूमि इन तीनों ही में क्या था, जो उस्मानिया सल्तनत है ये काफी शक्तिशाली था। और उस्मानिया सल्तनत की जो नजर थी, ये इराक है और ये ईरान। उस्मानिया सल्तनत इराक और ईरान को जीत लेना चाहता था। तो यदि उस्मानिया सल्तनत काफी मजबूत था, तो सफावी साम्राज्य के लिए भी उस्मानिया सल्तनत की ओर बढ़ने का कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि उस्मानिया सल्तनत काफी मजबूत था ऑटोमन तुर्क अपने आप में। तो जो ईरान का सफवी शासक था, यह भी जो था सो खुरासान और ट्रांसआक्सियाना पर नजर लगाए हुए था। बाबर भी खुरासान और ट्रांसआक्सियाना समरकंद पर नजर लगाए हुए था।
और उज्बेक शासक शौबानी खां भी समरकंद पर नजर गड़ाए हुए थे। तीनों की नजर थी इसमें। अभी सफलता किसको मिल गई है? उज्बेक शासक को मिल गई है अभी तक। और जब उज्बेक शासक समरकंद पर अधिकार कर लिया है तो मजबूरन बाबर को क्या हुआ है, 1504 में काबुल पर अधिकार करना पड़ा है। अब आगे क्या है आप ध्यान से देखेंगे कि जब 1504 में वो काबुल पर अधिकार करता है, लगभग आगे 14 वर्ष यानी कि 1518 तक इन 14 वर्षों में बाबर कई बार कोशिश करता है समरकंद पर अधिकार करने का। कई बार वो कोशिश करता है समरकंद पर अधिकार करने का, लेकिन इसमें उसको क्या होती है कि सफलता नहीं मिलती है, कोई सफलता नहीं मिलती है। आगे चलकर ये क्या करता है, एक और कोशिश करता है इसमें प्रमुख रूप से हेरात का शासक। हेरात में इसके चाचा शासक थे बाबर के, तो हेरात में अपने चाचा के साथ, हेरात के शासक अपने चाचा के साथ मिलकर यह समरकंद पर अधिकार करने का प्रयास करता है, मिलकर समरकंद पर, क्योंकि ये पैतृक राज्य था बाबर का। तो पैतृक राज्य पर बाबर जो समरकंद था उस पर अधिकार करना चाहता है। यहाँ पर क्या होता है कि कब्जा करने का प्रयास करता है समरकंद पर, लेकिन क्या होता है कि जो उज्बेक शासक है शौबानी खां काफी शक्तिशाली था। तो उज्बेक शासक के द्वारा क्या किया जाता है कि हेरात पर भी अधिकार कर लिया जाता है। और जब उज्बेक शासक के द्वारा हेरात पर अधिकार कर लिया जाता है तो हेरात एक ऐसा क्षेत्र था, जैसे मैंने पहले कहा कि इस पर उत्तर से उज्बेक शासक भी नजर लगाए हुए थे और दक्षिण से इस पर सफावी शासक भी नजर लगाए हुए थे। अब क्या हुआ कि जब शौबानी खां ने हेरात पर कब्जा कर लिया तो यह युद्ध अब बदल गया उज्बेक शासक और सफावी शासक के मध्य अब युद्ध होना शुरू हो गया, क्योंकि सफावी शासक भी जो ट्रांसआक्सियाना खुरासान हेरात का क्षेत्र था उस पर नजर लगाए हुए थे, उज्बेक शासक भी उस पर नजर लगाए हुए थे। और जाहिर सी बात है कि यदि उज्बेक शक्ति बढ़ती यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि उज्बेक शक्ति का प्रसार होता तो सफावी को संकुचित होना पड़ता, क्योंकि ये पश्चिम की ओर जा नहीं सकते थे, क्योंकि इनके पश्चिम में शक्तिशाली उस्मानिया सल्तनत है। और उस्मानिया सल्तनत की भी नजर मैंने बताया कि ईरान और इराक पर लगी हुई थी, जहां पर वो था। इसी पृष्ठभूमि में क्या होता है कि दोनों के बीच क्या होता है कि जो उज्बेक शासक हैं और जो सफावी शासक है, उज्बेक शासक और सफावी शासक के बीच क्या होता है कि 1510 में युद्ध होता है। उज्बेक शासक और सफावी शासक के बीच क्या होता है, 1510 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि ईरान का जो शाह है, ईरान के शाह इस्माइल इसका नाम है, ईरान के शासक, ईरान के शाह इस्माइल के द्वारा शौबानी खां को पराजित किया जाता है। इस्माइल के द्वारा शौबानी खां को पराजित किया जाता है, शौबानी खां को पराजित किया जाता है। और जब शौबानी खां को पराजित किया जाता है, पराजित करता है और इसको पराजित कर मार डालता है, इसको मार डालता है यहाँ पर। और जब इसको पराजित कर मार डालता है तो इसी राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर बाबर क्या करता है, अंतिम बार, इसको ध्यान में रखेंगे, जब उज्बेक शासक शौबानी खां ईरान के शासक शाह इस्माइल के द्वारा युद्ध में पराजित कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस राजनीतिक स्थिति का लाभ लेकर बाबर एक बार अंतिम बार क्या करता है, समरकंद पर अधिकार कर लेता है, समरकंद पर अधिकार। और समरकंद पर जो अधिकार करता है वास्तव में वह ईरानियों की सहायता से करता है, जो ईरान के शाह इस्माइल है उसके सहायता से करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बाबर यहाँ पर जब अधिकार कर लेता है इस पर, तो दो तीन कारणों से यहाँ पर कठिनाइयां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। दो तीन कारणों से क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, तो सबसे पहला क्या था कि बाबर यहाँ पर स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना चाह रहा था और व्यवहार कर रहा था, जबकि जो ईरानी सेनापति थे इनका मानना था कि ये जो बाबर हैं हमारे मातहत शासक करें, हमारे मातहत शासक करें।
तो दोनों के विचारधाराओं में क्या था, टकराव था। बाबर अपने आप को स्वतंत्र समझता था, स्वतंत्र पादशाहत की भी उन्होंने उपाधि धारण कर ली थी। बाबर के द्वारा काबुल विजय के बाद 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की गई थी। पादशाह कहें या इसको बादशाह कहें, और पादशाह या बादशाह जो है एक संप्रभु स्वतंत्र शासक की निशानी है। तो बाबर जो है यहाँ पर एक स्वतंत्र शासक की भांति बिहेव कर रहा था, जबकि ईरान के जो सेनापति प्रांत थे वहां पे उसका मतलब कहना था कि ये हमारे मातहत करे थे। इन दोनों के बीच मतभेद के कारण और समरकंद से जो काबुल की दूरी थी, बाबर को लग रहा था कि लास्ट में कहीं काबुल भी ना हाथ से निकल जाए, और समरकंद तो हाथ से निकलने ही वाला था। तो बाबर इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते क्या होता है कि समरकंद को छोड़कर फिर से वो क्या होता है, ईरानियों के द्वारा समरकंद पर कब्जा कर लिया जाता है और बाबर फिर से काबुल आ जाता है। लेकिन इसके बीच में क्या होता है कि एक राजनीतिक घटनाक्रम और बनती है, और राजनीतिक घटनाक्रम क्या बनती है कि 1514 ईस्वी में 1514 ईस्वी में क्या होता है कि तुर्की के उस्मानिया सल्तनत, यहाँ पर अब पीछे पेज पर एक बार फिर से जाएंगे। 1514 ईस्वी में यहाँ पर क्या होता है कि 1514 ईस्वी में 1514 ईस्वी में तुर्की के उस्मानिया सल्तनत के द्वारा ईरान के शासक को पराजित कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ईरान का शासक था इसको पराजित कर दिया जाता है। और उस्मानिया सल्तनत के द्वारा जब ईरान के शाह को पराजित कर दिया जाता है, तो इस स्थिति का लाभ उठाकर क्या करते हैं, क्योंकि ट्रांसआक्सियाना तो तुर्की से काफी दूर था, तो इस स्थिति का लाभ उठाकर उज्बेक शासक के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे ही बाबर समरकंद को छोड़कर काबुल आ चुका था और समरकंद पर उस समय ईरानियों का कब्जा था, ऑटोमन तुर्क ने ईरानी शासक को पराजित कर दिया। इस राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर उज्बेक शासक के द्वारा क्या किया गया, पूरे मध्य एशिया यानी खुरासान, ट्रांसआक्सियाना, हेरात पर अधिकार कर लिया गया और एक छत्र स्वामी वो बन गए इस क्षेत्र के। अब जब उज्बेक शासक से तो पहले भी बाबर का था या जो मुगलों का था बैर था, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, तो जैसे ही यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया, समरकंद पर कर लिया, हेरात पर कब्जा कर लिया, ट्रांसआक्सियाना के पूरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो अब भारत बाबर के पास और कोई विकल्प नहीं था कि वो काबुल और काबुल से भारत की ओर देखे। तो इसी पृष्ठभूमि में, बदलते हुए राजनीतिक पृष्ठभूमि में बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए आना पड़ा था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है, सबसे पहला पॉइंट, कि उत्तर भारत का जो अभी मैंने आपको राजनीतिक परिदृश्य बताया है, वो परिदृश्य किस प्रकार का था वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। कि उत्तर भारत का राजनीतिक परिदृश्य में 3 की पॉइंट के सहारे बताया था कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति है वो क्या स्थिति है, एक। दूसरा, जो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी है उसकी क्या स्थिति है। तीसरा, जो मेवाड़ का शासक राणा सांगा है वो क्या चाहता है। और यदि वो आपको याद है तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि बाबर जिस क्षेत्र पर अपना नजर जमाए हुए था मध्य एशिया में, वहां पर उज्बेक शक्ति का सत्ता कायम हो जाता है। और जब उज्बेक का सत्ता कायम हो जाता है तो बाबर के लिए अब मजबूरी थी कि वह काबुल पर तो अधिकार था ही उसका, काबुल से वह पंजाब की ओर और पंजाब से वो गंगा घाटी की ओर आगे बढ़े। और यही वो समय था जब बाबर के पास राजनीतिक संकट की स्थिति थी। लेकिन इसी संकट की स्थिति में अब आपको पहले पॉइंट से कनेक्ट करते तो आप इसको जोड़ सकेंगे। इसी संकट की स्थिति में दौलत खां लोधी का जो बेटा था वो भी बाबर से मिलता है कि वो भारत पर आक्रमण करे। संभवतः राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया कि भारत पर आक्रमण करे। और जब ये परिस्थिति बाबर ने देखा तो उसको लग गया कि अभी भारत पर आक्रमण करने का उचित अवसर है, क्योंकि उत्तर भारत राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ है, दिल्ली सल्तनत के प्रतिरोधी शासक सब दिल्ली पर नजर लगाए हुए हैं। तो बाबर को यह लगा कि उचित अवसर है और उसने उचित अवसर को लाभ उठाया और फिर से भारत पर आक्रमण किया। और पानीपत के युद्ध में जो है सो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने का प्रयास किया। तो इसी पृष्ठभूमि में, यही वो पृष्ठभूमि है जो आपको समझाएगा कि बाबर को किस तरीके से भारत पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उसका कारण क्या था ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो दो चीजें आप समझ गए, लेकिन आप देखिए यहाँ पर यदि ये मैप के सहारे मैंने आपको बता दी कि कितना कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे सीधे मैं बता देता कि बाबर का आक्रमण हुआ, पानीपत हराया, खानवा हराया, चंदेरी हराया और अफगान को हरा करके ऐसे ही लोग पढ़ाते हैं। उस पढ़ने से आप कभी भी इतिहास को समझ नहीं सकते।
और इतिहास विषय के आप मर्मज्ञ नहीं हो सकते। इतिहास को समझने के लिए और इतिहास विषय का मर्मज्ञ बनने के लिए इसके कॉन्सेप्ट के जड़ तक जाने की जरूरत होती है। और जब आप इसको मैप पर मैंने आपको समझा दिया है, भारत की परिस्थिति बता दिया है, यहाँ की परिस्थिति बता दिया है, तो अब आप इसको समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है। और यहाँ पर ये मैंने बताया है, ये आपके लिए आगे भी बेनिफिशियल होगा। आगे क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा? तो आगे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि जब आप मुगलों के अधीन विदेश नीति पढ़ते हैं, तो उसमें आप इनके विदेश नीति को सफावी शासक से पढ़ेंगे कि सफावी शासक यानी ईरान के शाह के साथ इन लोगों का कैसे संबंध रहता था। तो वो आपको समझने में मदद मिलेगा क्योंकि क्षेत्र पता रहेगा। उज्बेक शासक से इनका कैसे संबंध रहता था, ये दो प्रमुख इनके शासक विदेश संबंध में आएंगे। तो ये, और जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूर्व की समस्या को पढ़ेंगे, तो उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन तुर्क को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऑटोमन तुर्क कौन थे, तब आपको याद आएगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो हर एक टॉपिक का कहीं न कहीं कनेक्टिविटी होता है और उसको उस वेल कनेक्टिविटी के सहारे आप पढ़ेंगे, तभी आपके लिए वो फायदेमंद होगा। अन्यथा क्या हो जाएगा कि आपके लिए केवल इतिहास फैक्ट का सार बन के रह जाएगा और कुछ नहीं। अब क्या है कि इसमें जब आप यहाँ तक जान गए हैं, तो अगले लेक्चर में मैं आपके लिए जो हूँ ना, अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा क्या, तो बाबर के भारत आक्रमण किस पृष्ठभूमि में होते हैं। पृष्ठभूमि तो आपने देख ही लिया है, कारण, और बाबर के द्वारा जो भारत में प्रमुख युद्ध जीते गए थे वो, और फिर भारतीय इतिहास में बाबर के आगमन का क्या महत्व है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप या आपके दोस्तों में से यदि कोई अनअकैडमी के प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जीएस का, 1 सालों का या 2 सालों का, तो मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 1 सालों का, 12 मंथ का या 24 मंथ का, और यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे शंकर YT तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर आप मेरे मार्गदर्शन में आ सकते हैं। इसी तरीके से आप अनअकैडमी के ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अलग से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 27,500 है, और मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है वो 24,750 में मिल जाएगा। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सके, हमें भी थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें बूस्टअप मिलता है, तो हम और आपके लिए मेहनत करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। और फिर इस वीडियो को देखिए, और तब तक अगले वीडियो में मैं आपके लिए बाबर का भारत में कौन कौन सा युद्ध होता है, कैसे होता है, और किस तरीके से भारत में बाबर का आगमन को देखा जाता है। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। आप तब तक इस वीडियो को वॉच करें।